गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों का साथ में कॉम्बाइन लेके चल रहे थे, जिसमें से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पूरी पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं, है ना। और हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना था, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ठीक है। क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग। देखो, एंशियंट हिस्ट्री के बाद आती है मिडाइवल हिस्ट्री, है ना। और मिडाइवल हिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री में जो भी रूलर्स हैं, जो भी डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वो मैक्सिमम जो है इंडियन डायनेस्टी है ना। बाहर से कुछ लोग ही आके रूल किए, वो भी चले गए। ज़्यादातर इंडिया के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में इंडियन रूलर ही रूल करते हुए हम लोगों को दिखे हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम लोगों की ज़्यादातर हिंदू रूलर्स थे, ठीक है। ज़्यादातर क्या थे? हिंदू रूलर्स थे। और अगर हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग ये देखेंगे कि मेडाइवल हिस्ट्री में बाहर से इस्लामिक अटैक इंडिया में हो रहा है ना। इस्लामिक अटैक इंडिया में हो रहा है, और बाहर के लोग आके, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आके इंडिया में बस गए, रहने लगे, और यही लोग रूल भी करने लगे इंडिया में ही रहने लगे, इंडिया के ही हो गए, इंडिया के ऊपर ये लोग रूल भी करने लगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में अगर रूलर्स की बात की जाए तो वो इस्लामिक रूलर्स थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, ठीक है। और फिर अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में यूरोप से लोग आके रूल करना शुरू किए, है ना। अंग्रेज आए, इंग्लिश आए, है ना, इंग्लिश मैन्स आए, यूरोप से लोग आए, है ना। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं, जो कि क्रिश्चियन है, जो कि क्या है? क्रिश्चियन है। तो एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं वो ये है कि एंशियंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट हिंदू रूलर, मेडिवल हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट इस्लामिक रूलर्स, एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट क्रिश्चियन या ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये बात समझाने का मेन मोटिव ये था कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री से जब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, है ना, एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो गई। एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है हर्षवर्धन की डेथ के बाद। एंशियंट हिस्ट्री कब ख़त्म हो रही है? एंशियंट हिस्ट्री का एंड हो रहा है हर्षवर्धन की डेथ के बाद। हर्षवर्धन डेथ, हर्षवर्धन की जब डेथ हुई, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियंस का ये कहना है या ये मानना है कि एंशियंट हिस्ट्री की एंडिंग हर्षवर्धन के डेथ के बाद मानी जाती है, ठीक है। और हर्षवर्धन की जो डेथ है वो हुई थी 647 एडी में। कब हो रही है? 647 एडी। 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हुई, और हर्षवर्धन के डेथ के बाद एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग ये मान लेते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री का एंड हो चुका है, और अब स्टार्ट हो रहा है मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम। अब किसका टाइम स्टार्ट हो रहा है? मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम। लेकिन
अगर मिडाइवल हिस्ट्री की एकदम स्टार्टिंग फेज़ की बात किया जाए, ठीक है, अगर मिडाइवल हिस्ट्री की एकदम स्टार्टिंग के फेज़ की बात की जाए, तो मिडाइवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं है कि इस्लाम इंडिया में आ गया था, इस्लामिक रूलर्स इंडिया में आके रूल करने लगे, या बाहर से आके मुस्लिम्स इंडिया में रूल करने लगे, यहाँ पे रहने लगे, ऐसा नहीं था। मिडाइवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग का जो फेस है, मिडाइवल हिस्ट्री के जो स्टार्टिंग का फेस है, इस फेज़ में बहुत सारे हिंदू रूलर्स ने काफ़ी टाइम तक रूल किया, ठीक है। तो मिडाइवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग के फेज़ में काफ़ी टाइम तक हिंदू रूलर्स ने रूल किया। ये जो हिंदू रूलर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं हर्षवर्धन की डेथ के बाद और इस्लाम के आने से पहले, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद और इस्लाम के आने से पहले, ये जो बीच का टाइम है, इस टाइम पीरियड में जो हिंदू रूलर्स या जो हिंदू इंडिया में हैं और वो रूल कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेर फेर हुआ है, ठीक है। बहुत सारे नए नए मंदिर यहाँ पे बने हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं, ठीक है, बहुत सारे नए नए तरीके के विहारास बने, बहुत फेमस टेम्पल्स बने, नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई, ठीक है। ये सब कुछ इसी टाइम पीरियड में हुआ है, इस्लाम के इंडिया में आने से पहले और हर्षवर्धन के डेथ के बाद। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जब उस टाइम का आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी जाएंगी आप लोगों को। फिर जब मिडाइवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं, तो उसमें बेसिकली इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा फोकस दिया गया, ठीक है, क्योंकि इस्लामिक रूलर्स थे। लेकिन यही एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के बीच का जो ट्रांजिशन वाला फेज़ है, जो ये वाला फेज़ है ना, ये जो फेज़ स्टार्ट हो रहा है, इस फेज़ में एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का ही आर्किटेक्ट, इंडिया का ही आर्ट, इंडिया का ही कल्चर इस टाइम पे चल रहा है। मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम तो चल रहा है, लेकिन अभी इस्लाम नहीं आया है, तो इस वजह से इस टाइम का आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सब कुछ कैसा है, इंडियन है। तो ये वाला टाइम पीरियड हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये टाइम पीरियड हम लोग समझ लें, क्योंकि यहाँ पे भी इंडियंस रूलर ही हैं, इंडियंस किंग ही रूल कर रहे हैं, जो हिंदूज़ किंग हैं वही रूल कर रहे हैं। उन लोगों का आर्ट एंड कल्चर, उन लोगों का आर्किटेक्चर, ये सब कैसा था उस टाइम पे, कैसी सोसाइटी थी, ये सब कुछ हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से अगर इस टाइम के आर्ट एंड कल्चर को हम लोग को समझना है, तो थोड़ी हिस्ट्री इस टाइम की पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यही जो बीच का फेज़ है, इस फेज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरा हम लोग पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है। तो इस टॉपिक का हिस्ट्री में नाम है, मिडाइवल हिस्ट्री की जो सबसे पहली टॉपिक है उसका नाम है ट्रिपलाइट स्ट्रगल। ठीक है, सबसे पहली टॉपिक है ये, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे कि बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, है ना, नए नए टेम्पल बन रहे हैं, केव्स बन रहे हैं,
ये सारी चीज़ें बनेंगी जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक इंडिया के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मिडाइवल हिस्ट्री की पहली टॉपिक है और एक ट्रांजिशन फेज भी चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से मिडाइवल हिस्ट्री में जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन का जब टाइम था तो इस टाइम पे कन्नौज जो जगह है, हर्षवर्धन जब किंग बन के बैठा था तो इस टाइम पे जो कन्नौज जगह है, ठीक है, कन्नौज बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, ठीक है। कन्नौज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर्षवर्धन के टाइम में। ऐसा माना जाता है कि जिसका कन्नौज पे कब्जा, पूरा नॉर्थ इंडिया उसका, ठीक है, जिसका कन्नौज पे कब्जा पूरा नॉर्थ इंडिया उसका माना जाता है। ये एक रूल सेट हो गया था कि कन्नौज का जो किंग है नॉर्थ इंडिया उसी का माना जाएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन की डेथ हो गई और हर्षवर्धन लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहा था। तो हर्षवर्धन के बाद लोगों में इस बात की लड़ाई शुरू हो गई कि अब इंडिया का राजा, पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन होगा। तो ये तो उसी को माना जाएगा जिसका कन्नौज पे कब्जा है, जिसका कन्नौज पे कब्जा उसी को नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल माना जाएगा। तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे लोग कन्नौज को पाने के लिए लड़ेंगे, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे लोग कन्नौज को अपना बनाने के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अब एक बात जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एक पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हुई, हर्षवर्धन की जैसे ही डेथ होती है, हर्षवर्धन की डेथ के तुरंत बाद हम लोग हिस्ट्री में ये देखते हैं कि कश्मीर का एक राजा हुआ, ठीक है। कश्मीर का एक किंग था जिसका नाम था ललितादित्य, ठीक है। ललितादित्य हर्षवर्धन के डेथ के बाद कश्मीर का जो राजा था वो पंजाब को अपने अंडर करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पंजाब को अपने अंडर कर रहा है और पंजाब के साथ साथ कन्नौज को भी, ठीक है। तो इसका ललितादित्य जो था ये कन्नौज और पंजाब की अपने अंडर में ले लेता है। तो कुछ टाइम पीरियड तक जो है ललितादित्य कन्नौज पे कंट्रोल किया रहता है और ऐसा माना जाता है कि ललितादित्य को ही नॉर्थ में हर्षवर्धन के बाद माना गया था कि हाँ पावरफुल है। लेकिन ललितादित्य जब राजा बने हुए थे, ठीक है, ललितादित्य का बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ही कन्नौज पे कंट्रोल रहा, है ना। और ललितादित्य के बाद 3 पावर्स थी जो कि तेज़ी से इंडिया में बढ़ती हुई दिखी, ठीक है। 3 पावर्स थी जो कि इंडिया में बढ़ती हुई दिखी। एक है पालास, दूसरे हैं प्रतिहारास और तीसरे हैं राष्ट्रकूटास, ठीक है। इंडिया में 3 पावर बढ़ती हुई दिख रही है, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास, ठीक है। और ये तीनों आपस में लड़ेंगे किस लिए, सिर्फ और सिर्फ कन्नौज पे कब्जा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कन्नौज पे कब्जा करने के लिए।
पालास, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज, ये तीन जो है इंडिया में उभरती हुई ताकतें हैं। हर्षवर्धन के डेथ के बाद कुछ टाइम तक कन्नौज पे ललितादित्य का कब्जा रहा। कुछ टाइम तक कंट्रोल किया ललितादित्य, जो कि कश्मीर का राजा था। लेकिन उसके बाद इंडिया में तीन नई पावर्स को हम लोग ग्रो करते हुए देखेंगे। तीन नई ताकतें इंडिया में उभर रही हैं इस टाइम पे। उन तीनों का नाम क्या है? पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज। ठीक है, ये तीनों पावर अब आपस में लड़ेंगे। ये तीनों जो पावर है, ये तीनों पावर आपस में लड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? कन्नौज के लिए। यही जो कन्नौज के लिए तीनों आपस में लड़ रहे हैं, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज, यही तीनों पावर जो कन्नौज के लिए, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, ये तीनों पावर जो कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं, इन्हीं को इसी लड़ाई को, या यही तीनों जो आपस में लड़ रहे हैं, इन्हीं को बोला गया है बुक में कन्नौज ट्रायंगल। कन्नौज ट्रायंगल या फिर ट्रिपेटाइल स्ट्रगल। ठीक है, तो जो हम लोगों की टॉपिक थी ट्रिपेटाइल स्ट्रगल, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बस पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, ये तीनों आपस में लड़ेंगे कन्नौज के लिए। इसी लड़ाई को नाम दिया गया है ट्रिपलाइट स्ट्रगल या फिर कन्नौज ट्रायंगल। ठीक है, अब टॉपिक क्या है ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब एक एक करके हम लोगों को तीनों के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग पालास के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रतिहाराज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों को हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। जैसे ही इन तीनों टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे, हमारा ये जो मेन टॉपिक है कन्नौज ट्रायंगल या फिर ट्रिपलाइट स्ट्रगल, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पालास के बारे में। सबसे पहले है पालास। पालास के बारे में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। इनके बारे में सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला, पालास जो हैं वो इंडिया के, ये मान लो इंडिया हो गया, तो इंडिया का जो इधर का ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में ये लोग रूल किया करते थे। और इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, वो थी बिहार में। बिहार में एक जगह है मुंगेर। बिहार में एक जगह है मुंगेर। इसी मुंगेर में पालास की कैपिटल हुआ करती थी, है ना। पालास की कैपिटल हुआ करती थी और पालास जो है इंडिया के इधर वाले हिस्से पे रूल किया करते थे। इस वाले हिस्से पे ये रूल किया करते थे। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में ये। पालास का जो सबसे पहले किंग थे, फर्स्ट किंग कहा जाए पालास के, या फिर फाउंडर बोला जाए, पालास का फाउंडर कौन था या पहला किंग कौन था, उनका नाम था गोपाला। ठीक है, पालास डायनेस्टी का जो सबसे पहला किंग था, जिन्होंने पाला डायनेस्टी की खोज की, जिन्होंने पाला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, उनका नाम था गोपाला। ठीक है, इनके बाद, गोपाला के बाद जो अगला राजा है उसका नाम है धर्मपाल।
धर्मपाल। ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? धर्मपाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये राजा बना, जब धर्मपाल राजा बन रहा है, तो धर्मपाल के टाइम पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही हैं। धर्मपाल के टाइम पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही हैं। एक तो है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक है एजुकेशन से रिलेटेड, और एक है उस टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ये है धर्मपाल जिस टाइम पे राजा बना उस टाइम का, कि इसी के टाइम पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनी। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर था ये। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? धर्मपाल। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से रिवाइव किया। नालंदा यूनिवर्सिटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही जर्जर स्थिति में थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी का रेनोवेशन, वापस से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करवाना, एकदम उसको वापस से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का जिम्मेदारी कौन उठाया? धर्मपाल उठाया। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और विक्रमशील यूनिवर्सिटी का फाउंडर था। इंडिया के हिस्ट्री में एजुकेशन में काम इस टाइम पीरियड तक सबसे ज़्यादा इसी ने किया। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाला धर्मपाल एंशिएंट हिस्ट्री तक या मेडाइवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग तक बहुत ही मेन फिगर है। एक यूनिवर्सिटी को पूरा इसने रिवाइव किया और एक पूरी यूनिवर्सिटी इसने बनाई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो पढ़ना है वो है पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो गया, जो याद रखना है। देखो, अभी हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े कि कन्नौज ट्रायंगल क्या है या ट्रिपलाइट स्ट्रगल क्या है। ये जो पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज में कन्नौज को लेके लड़ाई स्टार्ट हुई, वो धर्मपाल के टाइम पे ही स्टार्ट हुई। ठीक है, जो धर्मपाल थे, धर्मपाल के ही जब टाइम पीरियड था, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में ट्रिपलाइट स्ट्रगल जो है या फिर कन्नौज ट्रायंगल जो है वो स्टार्ट हुआ था। इन्हीं के टाइम पीरियड में लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था कि कन्नौज किसका रहेगा, किसके कब्जे में रहेगा। और इस लड़ाई में 3 मेन थे, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज। ठीक है, तो पालास के बारे में इससे ज़्यादा कुछ जो है उतना नहीं याद रखना है। एक और चीज़ याद रख सकते हैं हम लोग इस कन्नौज ट्रायंगल के बारे में कि ये जो तीनों हैं, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, है ना। और ये तीनों लड़ किस चीज़ के लिए? कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? कन्नौज के लिए। और कन्नौज के साथ साथ ये लोग अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, ये लोग अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ये तीनों अपने अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके का काम करते थे। जैसे टेम्पल्स बनवाना, ठीक है, किसी आर्ट को जो है प्रमोट करना, ठीक है, किसी अच्छे आर्ट फॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, टेम्पल्स बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट का और मेडाइवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग के पीरियड का। ठीक है, तो पालास के बारे में बस इतना ही पढ़ना है और याद रखना है। इसके बाद जो अगली जो डायनेस्टी इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है वो है प्रतिहारास। ठीक है, प्रतिहारास के बारे में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि अगर इंडिया हम लोग ऐसे मान लें तो प्रतिहारास लगभग इस वाले हिस्से में थे।
ठीक है। इतने हिस्से में कौन है? प्रतिहाराज है। इतने हिस्से में प्रतिहाराज है, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है, प्रतिहाराज की जो कैपिटल है वो गुजरात के पास है। गुजरात, ठीक है। दूसरी जो इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इनके कुछ कुछ रूलर्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। जैसे प्रतिहारास के, अगर प्रतिहारास की बात करें तो प्रतिहारास के जो फाउंडर थे, इनका नाम था नागभट्ट, ठीक है। ये फाउंडर थे और जिस टाइम पे ये राजा बन के बैठे थे गुजरात वाले हिस्से के पास, उस टाइम पे बाहर से अरब्स इंडिया में घुसने का ट्राई करते हैं लेकिन घुस नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि नागभट्ट वहाँ पे बैठे हुए रूलर बन के, और इन्होंने अरब के इन्वेज़न को रोका था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अरब के इन्वेज़न को रोका था, ठीक है। ये प्रतिहारास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में, प्रतिहारास के बारे में, वो ये है कि इसी नागभट्ट के एक बेटे हुए जो कि अगला राजा बन रहा है, वत्सराज, ठीक है। ये जो है इसका बेटा था। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना। इसके बारे में बस इतना याद रखो, किसका बेटा है, क्या है, हटाओ इसको। वत्सराज के बारे में बस इतना याद रखना कि इसने जो है उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया। इसने क्या किया? अपनी कैपिटल उज्जैन को बनाया, है ना। ये जो है उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया। और याद करो, अभी पालास के बारे में हम ये बताए थे कि पालास के टाइम पे ही क्या शुरू हो गया था? जब पाला में धर्मपाल राजा बन के बैठा था, तो धर्मपाल जब राजा बन के बैठा था तो उसी टाइम पे कन्नौज के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। तो जब कन्नौज के लिए लड़ाई हुई तो पालास के साइड से धर्मपाल लड़ा, अभी ऊपर बताए थे, और प्रतिहारास के टाइम पे वत्सराज लड़ा था, ठीक है। ये क्या किया था? वत्सराज लड़ा था धर्मपाल से, ठीक है। यहाँ तक बस इसके बारे में याद रखना है। और फिर उसके बाद जो है प्रतिहारास के बारे में एक चीज़ और याद रख लो, इम्पोर्टेंट है, आगे काम आएगी, कि एक और आगे चल के राजा होता है जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि जब ये राजा बने थे ना, तो जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, ठीक है।
इसके बारे में अभी आगे हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो सोमनाथ मंदिर था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक लुटेरा आता है और सोमनाथ मंदिर को लूट के जाता है और तोड़ देता है सोमनाथ मंदिर को। तो नागभट्ट जो है, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था जो कि टूट गया था, इसको रिपेयर करवाया था, इसको वापस से बनवाया था, रीबिल्ड करवाया था। जब मंदिर टूटा तो उसको दोबारा से बनवाने का काम कौन किया था? नागभट्ट सेकंड। ये इतना याद रखना है। नागभट्ट सेकंड के बाद जो अगले इम्पोर्टेंट किंग है जिनको याद रखना है, उस राजा का नाम है राजा भोज। राजा भोज सुने होने वाला, राजा मिहिर भोज या राजा भोज, भोज बोलो या पूरा नाम था मिहिर भोज, ठीक है। ये अगले राजा बनते हैं, ये जो है अगले राजा बनते हैं। ध्यान से सुनना, इनको इसलिए पढ़ना है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर किसी ने रूल किया प्रतिहाराज में, कोई ऐसा आदमी जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किया तो वो मिहिर भोज थे। प्रतिहाराज में जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रूल किया, ठीक है, वो कौन था? मिहिर भोज था, ठीक है। वो कौन था? मिहिर भोज था। मिहिर भोज जो थे वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किए, ठीक है। और मिहिर भोज जो हैं ये कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कन्नौज को अपनी कैपिटल बना रहे हैं। ये कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाए हैं। इसका मतलब कन्नौज पे किसका कब्जा हो गया है? प्रतिहाराज का कुछ टाइम तक कब्जा रहा। ऐसा किसी फिक्स नहीं था, लोग कब्जा करते थे, कभी पालास, कभी प्रतिहाराज, कभी राष्ट्रकूटाज, ये तीनों का स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन मिहिर भोज के टाइम पे ये इनके पास में था, ठीक है। ये इतनी चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में, ठीक है। प्रतिहाराज के बाद जो अगले हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है राष्ट्रकूटाज। उनका नाम क्या है? राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज को मैप में समझेंगे किस साइड है, तो ये जो है इधर से ऐसे, ये इतने हिस्से में इस तरीके से ऐसे, ये जो इतना हिस्सा है, इतने हिस्से में राष्ट्रकूटाज है। इतने हिस्से में कौन है? राष्ट्रकूटाज है। इंडिया का जो कह सकते हैं कि कर्नाटक साइड वाला हिस्सा है, ठीक है। इंडिया का जो कर्नाटक वाला साइड का हिस्सा है, वहाँ से एक नई पावर इंडिया में ग्रो करते हुए दिख रही है। उस पावर का नाम है राष्ट्रकूटाज। उस पावर का नाम क्या है? राष्ट्रकूटाज। जो राष्ट्रकूटाज हैं इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? कर्नाटक, ठीक है। इनकी जो ओरिजिन हुई है कर्नाटक से, और ये राष्ट्रकूटाज के जो रूलर्स थे ये कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? कन्नड़ लैंग्वेज। और इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? कर्नाटक से हुई है, ठीक है। इनका जो सबसे पहला रूलर था उसका नाम था दंती दुर्ग। उसका नाम क्या था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इनका पहला रूलर था। पहला रूलर का नाम दंती दुर्ग। ध्यान से सुनना। देखो,
इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई मालखेड़ को। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है, ठीक है, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है मालखेड़। उसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई, दंती दुर्ग ने इसको अपनी कैपिटल बनाई, ठीक। सबसे पहली चीज़। और दंती दुर्ग के बारे में एक चीज़ और, कि जो प्रतिहारास थे, प्रतिहारास को इन्होंने डिफीट किया था, प्रतिहारास को इन्होंने हराया था, प्रतिहारास को इन्होंने क्या किया था, हराया था, ठीक है, प्रतिहारास को इन्होंने हराया था, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद दंती दुर्ग के बाद जो अगला रूलर है जिसके बारे में हम लोगों को याद रखना है, उसका नाम है कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? एक है रॉक कट कैलाश टेम्पल, एलोरा की गुफा के पास, एलोरा केव के पास रॉक कट कैलाश टेम्पल है महाराष्ट्र में। इस टेम्पल को बनवाने वाले का नाम है कृष्ण फर्स्ट। ये टेम्पल पूरे एक पत्थर को काट के बनाया गया है, बहुत बड़ा सा टेम्पल है, गूगल करके इसकी इमेज देख लेना, बहुत प्यारा टेम्पल है। इसको बनवाया था कृष्णा फर्स्ट ने। ये इस डायनेस्टी में जो कृष्णा फर्स्ट है या कृष्ण फर्स्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर इसीलिए बन जाता है क्योंकि उसने कैलाश टेम्पल, रॉक कट कैलाश टेम्पल बनाया है एलोरा केव के पास। ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और पूरे एक पहाड़ को या एक बड़े से पत्थर को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर बन जाता है, ठीक है। कृष्णा फर्स्ट के बाद जो तीसरा है जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है गोविंद थर्ड। अच्छा हाँ, कृष्ण फर्स्ट के बारे में एक चीज़ और, नहीं, कृष्ण फर्स्ट के बारे में बस यही है, वो कृष्ण थर्ड है। अभी आगे कृष्ण थर्ड आएगा उनके बारे में, ठीक है। तीसरे जो रूलर इम्पोर्टेंट रूलर है, इम्पोर्टेंट रूलर, दंती दुर्ग पहला हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गए सबसे पहले। फिर ये कृष्ण फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है ना, इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक लाइन से आ रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, सबके बारे में नहीं पढ़ना है, जो कुछ मेन काम किए बस उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अगला जो राजा है उसका, अगला जो इम्पोर्टेंट किंग है उसका नाम क्या है, गोविंद थर्ड। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में चला गया। कहाँ चला गया? ये देखो साउथ के साइड के हैं लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में घुस गए। क्या करने? नॉर्थ इंडिया में क्या करने घुसे? कन्नौज पे कैप्चर करने के लिए। और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे किंग्स को हराए, ठीक है, डिफीटेड। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे राजाओं को ये हराए गोविंद थर्ड, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। गोविंद थर्ड के बाद जो अगले इम्पोर्टेंट किंग हैं उनका नाम है अमोघवर्ष। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्होंने ऐसा क्या किया? तो इनके टाइम पे ये कहा जाता है कि कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुआ था, कल्चरल डेवलपमेंट इन्होंने बहुत करवाया था, ठीक है। ये जैन को फॉलो करते थे, जैनिज़्म को ये फॉलो करते थे और प्रमोट किए थे, ठीक है। ये क्या किए थे? जैन धर्म को ये प्रमोट किए थे और फॉलो भी करते थे। फिर इनके बाद जो अगले इम्पोर्टेंट किंग बन रहे हैं उनका नाम है कृष्ण थर्ड।
कृष्ण थर्ड जो थे ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साउथ इंडिया की तरफ बढ़े और साउथ में गए और चोलास से लड़े। ये किससे लड़े? चोलास से लड़े और चोलास को हराए भी। समझ में आया? तो चोलास को कौन हराया था? कृष्ण थर्ड। ये साउथ के साइड बढ़े, ठीक है। और इनका एक राजा था जो नॉर्थ के साइड बढ़ के लोगों को हराया, गोविंद थर्ड। और एक राजा है कृष्ण थर्ड जो कि साउथ के साइड बढ़ा, है ना। इसलिए राष्ट्रकूटास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखो और समझो सब लोग। इधर ऐसे हैं पालास, इधर इस तरीके से, इस तरह से नहीं, ऐसे। प्रतिहारास और ये कुछ इस तरीके से हैं राष्ट्रकूटास, और इधर नीचे चोलास, ठीक है। अब अगर मैप में देखो तो कहीं ना कहीं कन्नौज यहीं कहीं है, कन्नौज। और इसी कन्नौज को पाने के लिए, इसी कन्नौज को पाने के लिए, इसी कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास लड़ रहे थे, ठीक है। इसी को नाम दिया गया कन्नौज स्ट्रगल। अब इसमें से जो राष्ट्रकूटास अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, उसको देखो तो ये नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है। ये दोनों साइड पे लड़ रहा है। नॉर्थ इंडिया में ये चोलास से लड़के चोलास को भी हराया, ये बात जान गए। और ये जो राष्ट्रकूटास हैं ये नॉर्थ साइड में भी जाके लड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो राष्ट्रकूटास हैं इनको ये बोला जाता है, ध्यान सुनना, ये जो राष्ट्रकूटास हैं इनको ये बोला जाता है कि ये ब्रिज की तरह काम किए, ये ब्रिज की तरह काम किए नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने के लिए। समझ में आया? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने के लिए ब्रिज की तरह काम किए थे राष्ट्रकूटास, ठीक है। और राष्ट्रकूटास के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सबसे लास्ट तक रहे, लास्टेस्ट द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तीनों में, पाला, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, तीनों में सबसे ज़्यादा कौन रहा? सबसे ज़्यादा टाइम तक किसने रूल किया? राष्ट्रकूटास ने रूल किया, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पल्लवास, यही तीनों आपस में जो लड़ रहे हैं कन्नौज को पाने के लिए, उसी को ट्रिपलाइट स्ट्रगल बोला गया या कन्नौज ट्रायंगल बोला गया। और तीनों के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, पालास के बारे में पढ़ा, प्रतिहारास के बारे में पढ़ा, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन तीनों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनके जितने इम्पोर्टेंट किंग्स हैं वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इतना याद रखना होगा क्योंकि जब इस पोर्शन का हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा राजा किस डायनेस्टी का है। जब हम ये बोलेंगे कि गोविंद थर्ड ने या फिर कृष्णा थर्ड ने ये बनवाया, दंती दुर्ग ने ये करवाया, आर्ट एंड कल्चर में जब बताया जाएगा तो उस टाइम में आप लोगों को ये चीज़ तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ये राजा राष्ट्रकूटास का है, ये राजा प्रतिहारास का है, ये राजा पल्लवास का है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल जन्माष्टमी है ना, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा देर रात में टाइम निकाल के क्लास करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इधर 2-3 दिन तबीयत ख़राब होने के वजह से क्लास नहीं हुई है।
तो जन्माष्टमी की छुट्टी आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्लास होगी और लाइव क्लास हम लेने का ट्राई करेंगे। तो कल आप लोगों की छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास होगी। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, जय हिंद।